बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और इलेक्शन का मरहला शुरू हो चुका है। इलेक्शन का अगला मरहला जो है वो कागजात की जाँच पड़ताल, स्क्रूटनी हो रही है और स्क्रूटनी का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। पहले दिन एक तरफ स्क्रूटनी का अमल चल रहा था और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी अपने रंग रूप दिखा रही थी और जो पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की गई थी बैरिस्टर उमर नियाजी ने, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तौहीन अदालत का क्यों ना नोटिस जारी किया जाए, और नोटिस जारी किया हुआ है उनको और जनवरी के किसी हफ्ते में उनकी समाअत भी है। तो वो सारे के सारे जो पिटीशन थी, जो जस्टिस अली बाकर नदवी साहब ने फैसला दिया था, और एसी और डिप्टी कमिश्नर जो हैं जो सिविल हुकूमत से, सिविल इंतजामिया से लिए गए थे, मुकामी हुकूमतों से, रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर, उन पे जो जानिबदारी का इल्ज़ाम था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। और इसीलिए उमर नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गए थे और जस्टिस अली बाकर नदवी साहब ने सिर्फ एक पोर्शन जो है एक हद तक उनको सस्पेंड किया था और उस पर नोटिस मांगा था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे का पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही रोक दिया था और इलेक्शन को मुलतवी करने का मूड बना रहे थे। लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यह है कि पहला दिन जो गुजरा उसमें बड़े बड़े नाम जो हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, हम्माद अजहर साहब शामिल हैं, मरीम साहिबा शामिल हैं, शेख रशीद साहब, उनके भतीजे, और इस तरीके से मुख्तलिफ रहनुमाओं के कागजात नामजदगी आज मंजूर किए गए। अयाज सादिक साहब का कागजात मंजूर हो चुके हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता नाम क्लियर किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी, तासुब और नफरत और बुग़्ज़ वो बरकरार है। उसके बाद तरफ भी आते हैं। और दूसरा, पंजाब में, खासतौर पर पंजाब में कल भी ये सिलसिला जारी रहा गिरफ्तारियों का, छापों का, रेड का। हमारे सामने एक खबर है, बहुत ब्रिगेडियर रिटायर्ड है राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब, सीनियर मोस्ट, और उनकी उम्र है 86 साल, और उनके घर पे रात गए उनके घर पे जनाब, और ये पूरी फैमिली फौज से ताल्लुक़ रखती है, और उनके घर पे रेड किया गया और रेड करके शीशे, खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज़ तोड़ दी गई, तबाही फैलाई गई और बहुत ही खौफनाक किस्म का था। और उस पर एक बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ और कहा गया कि जी हम हम्माद अजहर साहब को तलाश करने आए हैं, और उनकी आपस में अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक़ है, वास्ता है। लेकिन ये 86 साला ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब का क्या कसूर था? और अगर उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुदा न खास्ता तो इसलिए एक्ट किया। पंजाब पुलिस जो है वो एक्ट कर रही है जैसे अमृतसर से कोई पुलिस आई हुई है या मकबूजा वादी से कोई पुलिस आई है और वो मकबूजा इलाकों की छानबीन कर रही है। तो ये सिचुएशन अभी भी जारी है। 2-3 मुकदमात अभी भी दर्ज हुए, कल भी दर्ज हुए, और ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है और पुरएतमाद है, और अपने उनकी वकला की टीम जो है वो मैदान में मौजूद है और वो भी पहरा दे रही है। और ख़ासतौर पे, और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला भी दे दिया है, और उस फैसले के बाद जिसमें तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा की ज़रूरत नहीं है और उसकी बुनियाद पे आप कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं कर सकते और कोई एतराज़ आयद नहीं कर सकते। लिहाजा वो मामला भी ख़त्म हो चुका है और हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। लिहाजा ये एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है। अब मैं आपको कुछ खबरें सुनवाता हूँ। दूसरी जानिब आबिद शेर अली साहब की एसपी ऑफिस को जलाने की धमकी मामला अदालत में पहुंच गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आबिद शेर अली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और 4 जनवरी को तलब कर लिया। फैसलाबाद आबिद शेर अली साहब, आपको पता है नवाज शरीफ साहब के बेगम कुलसूम साहिबा के, मरहुमा के बहुत ही करीबी अजीज हैं, और ये उनके साथ हुआ है। आबिद शेर अली और उनके वालिद समेत 4 अफराद नामजद किए गए हैं। अब देखना यह है कि इसके पीछे राना साहब हैं या फिर कोई और है, क्योंकि आबिद शेर अली के वालिद जो हैं वो इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं राना साहब पे कि वो उन पे कत्लों का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। तो ये सिलसिला भी चल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हम पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यानी मौलाना तो नवाज शरीफ साहब के साथ थे और नून लीग के साथ थे, वो तो सिंध में वो तो एक इत्तेहाद बना रहे थे, सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीडीएम और दीगर जमातें मिलकर। तो ये अचानक क्या हुआ ऐसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके रहनुमा, उनका वफद जो है वो
پارلیمانی بورڈ کے وفد کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ تو بہرحال دونوں ہارنے والی جماعتیں ہیں، اور دونوں ہارنے والی جماعتوں ایک دوسرے سے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی؟ خاص طور پہ پنجاب میں تو ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، بہت کم 2-4 سیٹیں ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو کوئی مجھے تجویز کوئی پوزیشن پنجاب میں کم از کم نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ ایک خبر ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک محفوظ سیٹوں کی تلاش میں ہیں، اور سب کے سب یہ کر رہے ہیں، اور احد چیمہ کو ہٹا دیا گیا اور ان کو کام کرنے سے کابینہ ڈویژن نے روک دیا ہے، اور اس لیے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن فواد حسن فواد کے بارے میں ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، اور باقی بھی شہباز کابینہ کے جو کافی لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں جناب کاکڑ کابینہ میں، اور نجکاری کا عمل جس کے لیے لایا گیا تھا فواد حسن فواد صاحب کو نجکاری کے لیے، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن منع کر چکا ہے۔ اور ویسے بھی اتنی بڑی جو منافع بخش یونٹس ہیں اور قیمتی اور مہنگے اور جو اثاثہ ہیں یعنی کہ جو بلینک چیک ہیں، ان کو نیلام کرنے میں جلدی کیا ہے، کیونکہ جو پی آئی اے کے خاص طور پہ بیرون ملک جائیدادیں ہیں ان پہ، اور اسلام آباد اور پوش ایریاز میں کراچی میں جو جائیدادیں ہیں ان پہ نظر ہے پراپرٹیز پہ، اور ان کو اونے پونے خریدنا چاہ رہے ہیں۔ کون خریدنا چاہ رہے ہیں؟ اگر فواد حسن فواد صاحب وزیر نجکاری ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کے مفادات کو لک آفٹر کریں گے۔ دوسری جانب چاہت فتح علی خان مشہور و معروف نام، اور وہ میدان میں اترے ہیں، اور وہ بھی الیکشن انہوں نے جمع کروائے ہیں، اور NA 128 سے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی چاہت فتح علی خان صاحب کو کیا ملتا ہے۔ اس طرح کے مزاحیہ کردار جو ہیں ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی یہ مزاحیہ کردار جو آئے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر جی اب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے بلے کا نشان، جو خبر ہے مین خبر جو ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کا پیغام، مریم صاحبہ کا پیغام اسٹیبلشمنٹ تک مسلسل پہنچا رہے ہیں، اور وہ پہلے بیک ڈور چینل پہ پہنچاتے رہے ہوں گے، کل پھر انہوں نے پرسوں میڈیا میں آ کے بھی بات کر دی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائیں۔ بلے کا نشان تو ابھی چھینا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن وہ واپس ہو جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ابھی تک موجود ہے پینڈنگ، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور انہیں پورا یقین ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا بیرسٹر شاہین ہوں، افضل مروت ہوں، شیر افضل مروت، تو سب کے سب چودھری اعتزاز احسن صاحب ایون وہ بھی تمام قانون دان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعصب پر مبنی فیصلہ ہے، یہ برقرار نہیں رہ سکتا اعلیٰ عدلیہ میں۔ تو بہرحال عرفان صدیقی صاحب اور مسلم لیگ نواز، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف میں مکمل پابندی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان کیا عمران خان صاحب بھی نہ ہو، PTI بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، لہٰذا ہمارے لیے خالی میدان چھوڑیں، ہم ہمارے لیے اقتدار کی راہ ہموار کریں، ہم اقتدار ہمارے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اقتدار دیں تاکہ واپس آ کے ہم پھر اداروں کی تباہی کریں، اور نہ ہی عدلیہ کو معاف کریں، نہ ہی فوج کو معاف کریں، نہ ہی DH کو معاف کریں، اور نہ ہی کسی اور کو معاف کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے 16 مہینے کی ان کی کارکردگی دیکھ لی ہے شہباز حکومت کی کہ کیا ظلم انہوں نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں کس حد تک ظلم کیا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ظاہر ہے PDM اور ساری جماعتیں موجود تھیں، وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ لیکن اب مسلم لیگ نواز کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، وہ بلے کا نشان بھی چاہتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کا ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا نشان بھی ہونا چاہیے، کسی کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ذرا چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کر لیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ مسلسل اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ سائرہ بانو ہیں، وہ GDA کی قومی اسمبلی کی رکن تھیں اور آئندہ بھی ہوں گی کیونکہ ان کا نام سر فہرست ہے، تو پہلے ذرا ان کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، آپ کے اس بیان کے بعد کہ آپ اس ملک میں شفاف الیکشن کا انعقاد کریں گے، آپ کی بات پہ بھروسہ کیا، حالانکہ سندھ میں ہماری پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے بہت سارے تحفظات تھے، لیکن ہم لوگوں نے اس جو الیکشن کے عمل ہے اس میں کسی بھی بات پہ کہ ہم لوگوں کا کوئی احتجاج یا پٹیشن اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس چیز سے پرہیز کیا۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نثار دورانی صاحب ہیں، ان کی لا ایسوسیٹ کی ایک ممبر
साइमा आगा, उनका नाम पीपल्स पार्टी की जो सूबाई असेंबली की रिजर्व सीट एमपीएस में उनका नाम आया है। और जो यहाँ पर सिंध में सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएट के मेंबर भी हैं और राइट हैंड भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, तो क्या इस सूरत में उनको नवाजा गया है? तो इस किस्म की ये जो बातें हैं, ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाती हैं। तो प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम रिजर्व सीट में कैसे आया, और सुनने में तो निसार दुरानी साहब की नॉमिनीज भी उसको कहा जा रहा है। तो प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। ये थी सारा बानो, जो कि बहुत ही पॉइंट आउट कर रही थी एग्जैक्टली। तो देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या जवाब देते हैं। अब जरा सईद गनी साहब को सुनिए जी, वो क्या कहते हैं, और खासतौर पे बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक। ने उससे निकलना है तो उसके लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। उसूली तौर पर तो हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल पीटीआई के। अलबत्ता पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक फैसले की बात है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई के बल्ले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें। अब आसिफ अली जरदारी साहब की बात सुनिए। देख रहे हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इंशाल्लाह होंगे, क्यों नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कह दिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे। अभी क्या माहौल देख रहे हैं आप? जो सियासी पार्टियां, पीडीएम अभी हुकूमत में थी, उसके बाद अब आपस में जो है आप लोग अलग हुए, तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई जो साहब मुस्तकबिल है सर, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है ये बता दें। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए थे, अब जरा मेहनत करें। मतलब है कि वो भी रोक नहीं रहे, कहते हैं आ जाएं, लेकिन अब कौन सी मेहनत की बात कर रहे थे, ये जरदारी साहब हैं, जाहिर है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं जी। इससे परवेज खटक साहब ने कल एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए कि वो इंकशाफ क्या है, और फिर मजीद कुछ खबरें आपको देते हैं। कर दिया, मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। कोई कैसे कर सकता है इस तरह? हमें इससे क्या, बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। ये याद रखना हर तारीख को। लेकिन पार्टी जो है ना, इधर से उधर जाना, सियासी लोग जब इलेक्शन आता है या उससे पहले अपने लिए मैदान देखते हैं। ये कोई कुफर नहीं है, कोई कुरान का वो अल्फाज नहीं है कि यहाँ पर एक अजीब बात है, पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई, किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो ये परवेज खटक साहब वो कहते हैं कि जो मेरी ऑफर हुई है बल्ला ले लें, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा क्यों करूँगा। और दूसरा उन्होंने कहा मुझे लोटा ना कहें, हम लोटे नहीं हैं, हमने सियासी जमात बनाई है, इसलिए सियासी जमात कोई भी बना सकता है। और उसके साथ साथ जो बात हकीकत सामने आई वो ये है कि फिर ये बल्ले का निशान कौन देना चाह रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आ गया जी, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से, कि हम तो नहीं कह रहे। तो परवेज खटक साहब ऐसी बात तो नहीं कर सकते बिला वजह। तो बल्ले का निशान, एक तो मुस्लिम लीग नवाज बल्ले का निशान छीनना चाहती है, कोई बल्ले का निशान लेके फिर रहा है कि जनाब ये बल्ले का निशान अलॉट करवा लें, लेकिन कोई भी जी शऊर जो है वो बल्ले का निशान लेना ही नहीं चाहता। उसकी वजह पता है उन्हें कि ये बल्ला जिसका है उसी के पास होगा तो बात बनेगी, अगर ये किसी और ने लिया तो उल्टा फेंटी उसको पड़ जाएगी। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है जी, सियासी इंतकाम भी साथ साथ चल रहा है और सिविल ब्यूरोक्रेसी अपना काम दिखा रही है। पंजाब में खास तौर पे, पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो और उनके दीगर 4 अरकान आंखों पे पट्टियां बांध के, कानों में रुई के गाल दे के आराम से बैठे हैं और उन्होंने अभी तक सिर्फ एक डीएसपी को बुलाया है, इससे ज्यादा उनकी हिम्मत नहीं हुई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।